Dear students, welcome back. Yes, I am stretching myself on this working day कि आज ही मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिन्होंने कि डिब्रूगढ़ यूनिवर्सिटी का ये एग्ज़ाम दिया है DUEGT 2024, उनको आज ही उत्सुकता होगी। तो चलिए, लेट नाइट यदि आप जगे हुए हैं तो मैं भी जग करके कोशिश कर रहा हूँ। एनालाइज करते हैं आज की जो पेपर हुई है 2024 की MA पॉलिटिकल साइंस एंट्रेंस के लिए। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट ने भेजा है, लेकिन ये जो पेपर मैं एनालाइज कर रहा हूँ, ये सबसे पहले जो मुझे भेजा है हंसिता गगोई ने। थैंक यू हंसिता। और चलिए हम लोग बिना किसी भूमिका के जल्दी से एनालाइज करते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने जो 4-5 साल का एनालाइज किया था उससे भी मिलते जुलते हैं, और बहुत ही कॉमन जो ब्रेड एंड बटर क्वेश्चन मैं बोलता हूँ, यूजुअल क्वेश्चन वो भी हैं। तो लेट मी अलाउ कि मैं बहुत तेजी से इसको करूं, क्योंकि लेट नाइट है। ये तो आपको पता है, मैं हमेशा कहता हूं कि दीज बुक्स आर वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल एंड मोस्ट एफोर्डेबल बुक। ऑफ कोर्स ये अमेजन पे हैं, जिनको कि अभी आप लर्न कर रहे हो कि कैसे जो है डिजिटल फॉर्म में, लेकिन जिस तरह से यूपीआई को आप लोगों ने अडॉप्ट किया है उसी तरीके से अब देखोगे फ्यूचर इज ऑनलाइन बुक, क्योंकि वो आपको कंट्रोल देती है और आपको जिस प्राइस पॉइंट पे देती है वो इम्पॉसिबल है हार्ड बाउंड कॉपी में। तो आप उसका फायदा उठाइए। अभी भी जो है यूजीसी नेट की गाइड जो है इंस्टा मोजो पे है, जो कि पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप उसका भी फायदा उठा सकते हैं। ये सब लिंक यहाँ तो क्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्लिकेबल लिंक दिए जाएंगे। अब आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। पहला ही क्वेश्चन आपको बम कर सकता है। वैसे ये पेपर यूजुअल है जो मैंने 4 साल का एनालाइज किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर इजी, सम क्वेश्चन इजी टू मीडियम, एंड कुछ ये फिल्टर करने के लिए थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे, जो पूछना बहुत जरूरी है, नहीं तो फिल्टर कैसे करेंगे 100 क्वेश्चन में। पहला ही क्वेश्चन जो है उस तरह का है जो थोड़ा मीडियम टू डिफिकल्ट की तरह जाता है। देखिए, सोर्सेज ऑफ लॉ इन्होंने पूछा है क्या क्या है, और कानून कहाँ से आता है। समाज में जो मोरल होते हैं, कस्टम्स होते हैं, जो ट्रेडिशंस होते हैं, धर्म से भी आते हैं, और कुछ जो है इक्विटी है, जो सुप्रीम कोर्ट या बड़े कोर्ट जो एडजुडिकेट करते हैं ऑर्डर, उससे भी आते हैं। तो लेजिस्लेशन तो है ही। तो मुझे लगता है जो फर्स्ट ऑप्शन है वो सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे इनइक्विटी इसको खत्म कर देता है, और यहाँ पे जो है बहुत कम है, केवल पार्लियामेंट, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव लिखा हुआ है, कस्टम केवल है, ये भी कम हो जाता है। तो मुझे लग रहा है कि सबसे जो अच्छा है वो ए है, लेकिन फिर भी डिफिकल्ट हो सकता है। लॉ के जनरल सोर्सेज यही होते हैं जो इसमें लिखे गए हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज कनेक्टेड कल्चर विद सिविलाइजेशन। तो मुझे लगता है इसका बेस्ट आंसर सैमुअल हंटिंगटन है, जिन्होंने बुक लिखा था क्लास ऑफ सिविलाइजेशन। उसमें वो सिविलाइजेशन को कल्चर से जोड़ते हैं। बेसिकली हर सिविलाइजेशन एक पर्टिकुलर कल्चर को निरूपित करता है या रिप्रेजेंट करता है, सैमुअल हंटिंगटन। एलमंड भरवा जो है पॉलिटिकल कल्चर के लिए जाने जाते हैं, और एडवर्ड सील्स एंड लूसियन पाई ये सब पॉलिटिकल डेवलपमेंट के थेसिस हैं। इनफैक्ट लूसियन पाई ने पॉलिटिकल कल्चर को पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जो है लिंक किया था। यहाँ पे मैच करना है, इसे बहुत आसान है। आपको पता है सांथानम कमेटी जो कि एंटी करप्शन कमेटी थी 1962 में, उसके रिकमेंडेशन पे सीवीसी ओपन होता है, मैंने कितनी बार बताया है, 1964 में। तो यदि आप 2 के 4 से मैच करें तो शायद ये मैच ही हो जाएगा आपका। सांथानाम 2 एंड 4, तो 2 का 4, यस, यहाँ मैच हो गया, और कोई है ही नहीं 2 के 4 में, इसका मतलब ए होगा। सॉरी कि इसमें हंसिता ने काफी टिक भी मारा है, कुछ गलत है कुछ सही है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो ठीक है, मैं जो रेट से कर रहा हूँ उसको देखिएगा। तो इससे क्या निकल के आता है कि बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में पंचायती राज की कमेटी है, और स्वर्ण सिंह कमेटी जो इन्होंने पहले भी पूछा है DUGT ने, यदि आपने मेरे PYQ एनालिसिस देखा होगा तो आपको ये पता होगा कि फंडामेंटल ड्यूटी जो आई है 86th अमेंडमेंट से पार्ट 4A में 11 फंडामेंटल ड्यूटीज, वो स्वर्ण सिंह कमेटी के रिकमेंडेशन पे आई थी। सरकारिया कमीशन भी इन्होंने कई बार पूछा है, सेंटर स्टेट की रिलेशन की कमीशन। बाद में MM पुंछी कमीशन 2007 में बनती है, ये भी मैंने आपको कई बार बताया है। विच थिंक टैंक रिप्लेस द प्लानिंग कमीशन, ये भी इनका पहले का रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार इन्होंने पूछा। इन्होंने ये भी पूछा था कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था, कब से, तो 1/1/2015।
ये भी इन्होंने पूछा हुआ है कि कौन से दो आर्टिकल के तहत जो हमें राइट्स मिले हैं वो सस्पेंड नहीं होते हैं अंडर आर्टिकल 359, जो कहता है कि प्रेसिडेंट बाय नोटिफिकेशन फंडामेंटल राइट को सस्पेंड कर सकते हैं जब इमरजेंसी लगी हो। तो आर्टिकल 20 और 21 जो लाइफ, लिबर्टी, पर्सनल लिबर्टी से रिलेटेड आर्टिकल हैं वो अब नहीं हो सकते। ये 44th अमेंडमेंट से लाया गया था, ध्यान रखिएगा, क्योंकि एडीएम जबलपुर जो केस था वो इनफेमस केस है जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया था कि ड्यूरिंग इमरजेंसी इवन फंडामेंटल राइट टू लाइफ कैन बी सस्पेंडेड, जो कि एक तरह से ब्लॉट माना जाता है इंडियन जुडिशरी के माथे पे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डज नॉट फॉलो पंचायती राज सिस्टम? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन डीओजीटी ने पहले भी पूछा हुआ है कि 3 स्टेट जो है मिजोरम, नागालैंड, मेघालय। अब इसमें से यदि आप देखेंगे तो 2 स्टेट जो है मिजोरम, मेघालय, तो 6 शेड्यूल के स्टेट आते हैं, लेकिन नागालैंड में भी जो है पंचायती राज जो है वो अंडर 73rd कॉन्स्टिट्यूशन नहीं लागू है। तो अच्छा, मतलब ये क्वेश्चन है, इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लीजिए। तो यहां पे आप देखेंगे तो केवल एक मिजोरम बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंगस्ट द फॉलोइंग वाज क्रिटिकल ऑफ गांधीज नोशन ऑफ कास्ट सिस्टम? तो ऑफ कोर्स अंबेडकर वाज नेवर कंफर्टेबल, क्योंकि गांधी जी एक तरीके से अंबेडकर के नजरिए से देखें तो वो इंडियन जो हिंदू कास्ट सिस्टम को वो माफ करते हैं, मतलब कहते हैं इसमें सुधार की जरूरत है, लेकिन ये ठीक है, वर्ण व्यवस्था जो सनातन धर्म में है ठीक है, तो उसको वो बिल्कुल नकारते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट अंडरटेकन बाय गांधी जी। तो इसमें आप यहां से पकड़ सकते हैं कि ये जो एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट है, नाम से आपको लगता होगा कि इंडिया में तो ऐसा होता नहीं था, तो साउथ अफ्रीका में होता था कि जब एशियन लोग जो थे उनको वहां रजिस्टर कराना पड़ता था, तो एक तरह डिस्क्रिमिनेटरी था, वो गोरे लोगों की वहां पे थी, तो उसके अगेंस्ट में सबसे पहले होगा, क्योंकि ये सब तो इंडिया में आने के बाद वो कर सकते हैं। तो 4 से स्टार्ट होता हुआ केवल 2 ही है, तो आप यहाँ 50-50 गेम खेल लेते हैं। और उसके बाद चंपारण आएगा, क्यों? क्योंकि ये जो है 1915 में ही होता है, सबसे पहला जो आंदोलन उन्होंने इंडिया आने के बाद किया वो चंपारण है। तो इस 4 के बाद 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसका मतलब कि ये होगा। तो इस तरीके से आप बिना बाकी जाने हुए वो कर सकते हैं। इसके अनुसार से 3 पहले, मतलब खेड़ा सत्याग्रह पहले है और अहमदाबाद मिल उसके बाद, लेकिन दोनों 1918 में ही है। 9 देखिए, कौटिल्य ऑल्सो नोन एज विष्णु गुप्ता एंड चाणक्य, आपको क्वेश्चन इंफॉर्मेशन देता है। डियर स्टूडेंट, ऑलवेज क्वेश्चन से इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश कीजिए। इज द ऑथर ऑफ अर्थशास्त्र, ये भी बता रहा है, विच हैज बीन कंपेयर्ड विद, इतने इंफॉर्मेशन के बाद आपसे पूछता है कोई किससे कंपेयर किया गया है। मैकेवेली के प्रिंस से किया गया है, कुटिलता में, इमोरलिटी में, या प्रैक्टिकल कंसिडरेशन में, जहां इथिक्स एंड मोरलिटी को पॉलिटिकल मोरलिटी से अलग रखा गया है, व्यवहारिकता से, प्रैग्मेटिज्म से, रियलिज्म से। और यहाँ पे मैक्स वेबर को भी आपको याद करना चाहिए, जिन्होंने कि इसको रेडिकल मैकियावेलियन कहा था कौटिल्य को, मतलब उनके अनुसार से कौटिल्य के थॉट जो है वो मैकियावेली से भी ज्यादा रेडिकल है। आप इसको यूरोसेंट्रिज्म भी कह सकते हो, इथनोसेंट्रिज्म, मैकियावेलीज प्रिंस। यहाँ पे देखिए, एजर्सन रीजन, नॉन अलाइनमेंट पॉलिसी वाज मोर रिलेवेंट ड्यूरिंग कोल्ड वॉर पीरियड, कौन बोलेगा नहीं? तो ये ट्रू है। नॉन अलाइंड कंट्रीज आर डिवाइडेड ऑन इथनिक एंड रिलीजियस डिफरेंस, कौन बोलेगा ऐसा कि ऐसा हो सकता है? नो, कोई ऐसा इथनिक या रिलीजियस डिफरेंस के बेसिस पे नहीं थे, वो सब इस बेसिस पे एक हुए थे कि वो सभी कोई भी कोल्ड वॉर के जो 2 खेमे हैं उसमें नहीं जाएंगे। सो ए इज करेक्ट बट आर इज फॉल्स। 11 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू अबाउट सॉफ्ट पावर? आपको पता है कि सॉफ्ट पावर जो है जोसेफ ने दिया था। ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, क्योंकि इसमें से सभी में देखिए 3 ऑप्शन है, इसका मतलब एक ऑप्शन गलत है। तो गलत कौन हो सकता है? एक तो ये हो सकता है कि सॉफ्ट पावर कैन बी यूज बाय नॉन स्टेट एक्टर, क्योंकि क्या मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन या अदर्स क्या सॉफ्ट पावर यूज करते हैं? मे बी नॉट, यस, क्योंकि आप देखें मैकडोनल्ड है तो वो एक फूड का एक पर्टिकुलर स्टाइल को निरूपित करता है, लेवाई का जींस जो है, तो ये सॉफ्ट पावर हो सकता है। तो उस केस में जो है ये गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉफ्ट पावर इज नॉट सेकेंड फेस ऑफ पावर, ये थर्ड फेस ऑफ पावर है। यदि आप इसको 2-3 फेसेस ऑफ पावर यदि आप स्टीवन ल्यूक्स की देखें, तो फर्स्ट फेस ऑफ पावर है जो कि नॉर्मल है, कि आपको दूसरे के ऊपर, ए को बी के ऊपर पावर है, यदि बी को कोई काम मजबूर कर सकता है ए जो वो नहीं करना चाहता है, तो ए का बी के ऊपर पावर है, सीधा सीधा
जो पावर हम कहते हैं, किसी के ऊपर हमारा पावर होता है तो वो हमारे लिए वो करता है जो वो नहीं भी करना चाहे। तो ये तो फर्स्ट फेस है। सेकंड फेस ऑफ पावर जो है बैकरैक एंड बाराक ने दिया है, मैंने कई बार कहा है, जो कि पावर ऑफ एजेंडा सेटिंग है, कि क्या एजेंडा टेबल पे आएगा और क्या नहीं आएगा, इसका डिसीजन सेकंड फेस ऑफ पावर। थर्ड फेस ऑफ पावर जो है वो कल्चरल है, आइडियोलॉजिकल पावर है, जिसको हेजेमनी कहा है ग्राम्सची ने, जिसको आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस कहा है लुई अल्थुजर ने, जिसको आप सॉफ्ट पावर भी कह सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि 3 जो है नहीं होगा, थर्ड फेस ऑफ पावर हो सकता है। तो 1 2 4 इज ए गुड ऑप्शन, लेकिन है ये डिफिकल्ट। उसका ऑफिशियल आंसर देखिए क्या है, क्या इन्होंने इसको सही माना है इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए पार्ट ऑफ मिलेनियम डेवलपमेंट गोल अप्रूव्ड बाय यूएन जनरल असेंबली इन 2000। ये क्वेश्चन आप सोचेंगे कि डिफिकल्ट है, लेकिन ये बेहद इजी क्वेश्चन हो गया है बिकॉज ऑफ द सी ऑप्शन। अब यहाँ इन्होंने लिख दिया शेयरिंग ऑफ 2% ऑफ जीडीपी बाय रिच कंट्री फॉर डेवलपमेंटल एड। ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा हो भी नहीं सकता है। इतना कब दुनिया अच्छी हो जाएगी कि डेवलप्ड कंट्री अपने 2% वेल्थ को शेयर करेंगे, तो सभी में इक्वालिटी आ जाएगी। इसके चलते ये जो एक आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, इसके चलते ये गलत है। तो ये तीनों जो है सही होगा कि रेडिकेटिंग एक्सट्रीम पॉवर्टी, हंगर, अचीविंग यूनिवर्सल प्राइमरी एजुकेशन, इंश्योरिंग एनवायरमेंटल सस्टेनेबल, इसमें 8 गोल थे, ध्यान रखिएगा। द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पहली बार जो है वुडरो विल्सन ने दिया अपने आर्टिकल स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन 1887 में, और बाद में फ्रैंक जे गुडनॉ ने भी इसको, और कई और थिंकर ने इसको और जो है स्ट्रॉन्ग किया कि पॉलिटिक्स और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, या पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, या पॉलिसी और एडमिनिस्ट्रेशन अलग होना चाहिए। ये थॉट बेसिकली ये था कि पॉलिसी बनाना जो है वो पॉलिटिक्स के डोमेन में है, पॉलिटिकल लीडर्स के डोमेन में है, और उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना टेक्नोक्रेटिक वे में, प्रोफेशनल वे में, न्यूट्रल वे में जो है करना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का काम है। मतलब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को पॉलिसी मैटर में बनाने में नाक नहीं घुसेड़नी है। द एम ऑफ टेलर साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या था? खूब प्रोडक्शन बढ़ाओ, खूब इफिशिएंसी लाओ, मतलब इफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन, सो इंप्रूव ऑर्गेनाइजेशनल इफिशिएंसी एंड प्रोडक्शन ऑफ कोर्स। हॉथर्नियन स्टडी आप जानते हैं, जो वेस्टर्न इलेक्ट्रिक प्लांट शिकागो के पास में हुई थी, इल्टन मायो ने किया था, उसी पे जो है उनकी ह्यूमन रिलेशन थ्योरी उन्होंने प्रोपाउंड किया था, उन एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे। आपको चारों एक्सपेरिमेंट भी याद होने चाहिए, उसके ईयर भी, ये सब पता होना चाहिए। Which part of the Constitution of India offers for establishing India as a welfare state? Of course, जो DPSP है वो इंडिया को एक वेलफेयर स्टेट बनाता है। जो एस्पिरेशन है, एस्पिरेशनल पार्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन का है वो डीपीएसपी है। हम क्या बनना चाहते हैं एज ए सोसाइटी, एज ए नेशन, कैसा बनना चाहते हैं, हम क्या फैसिलिटी अपने सिटीजन्स को दे सकते हैं। मैच करना है तो यहाँ पे, यहाँ जो उन्होंने शॉर्ट में यूज किया RPWD एक्ट, ये है राइट ऑफ पीपल विथ डिसेबिलिटी एक्ट। इसका पूरा नाम यहाँ मैंने लिख दिया है, डिसेबिलिटी राइट्स एक्ट। 2016 में ये प्रोपाउंड हुआ था, उसके पहले पुरानी एक्ट थी, कब की आप देख लीजिएगा। तो 2 का जो है 1 है, तो क्या इसी से मैच हो जाता है? तो इससे ही आप देखिए कि आपका एक क्रैक हो जाता है। बाकी को मैच कर लीजिएगा, मैं अब थोड़ा तेजी से जा रहा हूँ, लेकिन ये सब बहुत ही आसान है। फूड सिक्योरिटी एक्ट, मनरेगा एंड ऑल। यहाँ मनरेगा से रिलेटेड है, अगेन इन्होंने एक आउटलैंडिश स्टेटमेंट दिया, इट प्रोवाइड्स फॉर 1000 डेज ऑफ गारंटीड वेज एम्प्लॉयमेंट टू अनस्किल्ड। अब बताइए, एक साल में 365 दिन ही होते हैं, तो गारंटीड 1000 डे का क्या मतलब होता है? हर साल 100 दिन का गारंटी देता है, ना ही 1000। इतना आउटलैंडिश है, इसका मतलब कि ये फॉल्स हो गया। और यहाँ देखिए इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है रीजन एजर्सन पेपर क्वेश्चन का, कि यदि आर फॉल्स है तो ये जरूर ट्रू होगा, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा कि A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। मतलब एक यदि फॉल्स निकल गया A और R में, तो आपको दूसरे स्टेटमेंट को पढ़ना भी नहीं है, वो डेफिनेटली ट्रू होगा, क्योंकि दोनों एक साथ फॉल्स नहीं होते हैं। इसका मतलब मनरेगा वॉज ए लैंडमार्क एक्ट टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल इंडिया। ठीक है, सही है ये। 19 देखिए, द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइजेज कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव थ्रू। ये बहुत अच्छे से इन्होंने कुछ कुछ वर्ड छोड़ दिया है, टाइपो है, लाइक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन हो सकता है, या शॉर्ट ड्यूरेशन क्वेश्चन हो सकता है। शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, हाफ एन आवर डिस्कशन है। सेंसुअर मोशन है, जहाँ पे कि पार्लियामेंट जो है वो एग्जीक्यूटिव को एक तरह से इंगित करती है कि आपने ये गलत किया है, हम डिक्लेयर करते हैं ऐसा मत करो, सेंसुअर बोलते हैं। कॉन्फिडेंस मतलब कि नो कॉन्फिडेंस या कॉन्फिडेंस के थ्रू भी जो है कंट्रोल करती है। तो मेरे अनुसार से सभी होना चाहिए, सभी, लेकिन फिर भी इन्होंने ऐसा गलत दिया, क्योंकि इन्हीं सब मेथड के थ्रू तो पार्लियामेंट जो है या लेजिस्लेचर जो है कंट्रोल करती है एग्जीक्यूटिव को। ठीक है।
बिम्स्टेक का जो फुल फॉर्म है यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, कोलैबोरेशन वर्ड दे दिया जो गलत है, कॉपरेशन केवल वर्ड सही है, तो कमिटी कोलैबोरेशन इसको केवल आप देखें तो बाकी सब सही है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल इकोनॉमिक, इतना लंबा सा नाम है इसलिए क्वेश्चन बन के आपके सामने टपक पड़ा है। India's good neighborhood policy is based on the principle of non-reciprocity। तो ये तो इतना अब घिसा पिटा क्वेश्चन हो गया, कितने 2 दर्जन से अधिक पेपर में मैंने एनालाइज किया होगा। नॉन रेसिप्रोसिटी या नॉन रेसिप्रोकल फॉरेन पॉलिसी, इंदर कुमार गुजराल। इसका मतलब ये होता है, भी मैंने कई बार बताया है कि इसमें जो है इंडिया एक जिसको कहते हैं ना कि एक तरफा कंसेशन अपने छोटे नेबर्स को देगा, ये बिना आशा किए हुए कि वो बदले में क्या लौटा के नहीं देते। लुक वेस्ट पॉलिसी इज एन एक्सटेंशन ऑफ इंडिया रिलेशनशिप विथ विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो जो वेस्ट एशिया की कंट्री है, इसको मिडिल ईस्ट यूरोप कहता है, वहां से हमारे अच्छे रिलेशन है, उसके लिए मोदी जी ने शुरू किया था 2014 या 15। द टर्म संस्कृताइजेशन किसने कॉइन किया था, ये भी अब बहुत ही घिसा पिटा क्वेश्चन हो चुका है। ये एम.एन. श्रीनिवास जो एक बहुत फेमस सोशियोलॉजिस्ट हैं इंडिया के, उन्होंने किया था। इन्होंने एक वेरी फेमस एसे लिखा है, बुक भी बाद में आई है, द कास्ट इन मॉडर्न इंडिया। एम.एन. श्रीनिवास जो संस्कृताइजेशन का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो बेसिकली ये है कि ये सोशल, ये तो 60s के जमाने के, अब तो बहुत दिन हो गए हैं। इनका ये कहना था कि कास्ट में जो है मूवमेंट होती है। ऐसा नहीं है कि कास्ट एकदम फॉसिलिफाइड रिजिड है कि कोई लोअर कास्ट या लोअर ही रहेगा, या कास्ट ऊपर नीचे नहीं होते हैं, लेकिन बीच में ऊपर नीचे होते हैं। ऐसा नहीं है कि ऊपर में जो ब्राह्मण क्षत्रिय हैं, नीचे में शूद्र हैं या दलित है, वो तो रहते हैं, लेकिन बीच में काफी ज्यादा उथल पुथल होती है। कुछ कास्ट ऊपर जाते हैं, कुछ कास्ट नीचे जाते हैं, रीजनल बेसिस पे। ऐसा नहीं है कि पूरे ऑल इंडिया बेसिस पे। और वो उसका जो एक प्रोसेस है कास्ट के मूवमेंट की, एक लेवल से दूसरे लेवल, वो संस्कृताइजेशन को वो दर्शाते हैं। संस्कृताइजेशन मतलब ये है कि जहां लोअर लेवल पे कोई कास्ट है, वो अपर लेवल पे जो कास्ट है उसके कल्चर, उसके व्यवहार, उसके सुचिता को अपनाने लगता है, वो जनेऊ पहनने लगता है, मंत्र पढ़ने लगता है, पूजा पाठ करने लगता है, नॉनवेज छोड़ देता है, जिससे कि वो अपने को क्लेम कर सके कि हम हायर कास्ट के हैं। ऐसा उन्होंने इंपेरिकल स्टडी से देखा कि कई जगह पे 100 सालों के अंदर किसी कास्ट ने अपने को थोड़ा ऊपर ले लिया संस्कृताइजेशन के प्रोसेस से। एम.एन. श्रीनिवास। विच एक्ट अनाउंस द रिमूवल ऑफ आर्टिकल 370 फ्रॉम कश्मीर। चूंकि 2019 में हुई, और एक ही केवल 2019 है, तो बाकी आपको जानना भी नहीं है, JNK रिऑर्गेनाइजेशन एक्ट। इससे हुआ ये था कि जम्मू एंड कश्मीर जो पहले एक स्टेट थी जिसमें 3 पार्ट था, जम्मू, लद्दाख एंड कश्मीर वैली, उसको 2 यूनियन टेरिटरी में बदल दिया गया, एक जम्मू एंड कश्मीर, दूसरी लद्दाख। 6th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, आपको पता है कि जो ट्राइबल एरिया के एडमिनिस्ट्रेशन, जहां की कुछ स्पेशल पावर गवर्नमेंट को दिया जाता है, कुछ स्पेशल राइट वहां के ट्राइबल्स को अपने को खुद को एडमिनिस्ट्रेट करने का, इसमें ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की व्यवस्था है। 6 शेड्यूल स्टेट जो है, जो मैं हमेशा कहता हूँ याद कर लीजिए, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। यहाँ पे जो 10 5th शेड्यूल स्टेट है उसको भी याद कर लीजिए। द थीम ऑफ इंडिया G20 प्रेसिडेंसी जो हुई थी 2023 में, उसका थीम क्या था, ये तो सब में कॉमन है, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा का मतलब होता है धरती, कुटुंबकम, कुटुंब मतलब होता है फैमिली। तो धरती से तो अर्थ निकलेगा, प्लैनेट तो निकलेगा नहीं। तो यहाँ 3 में अर्थ है तो प्लैनेट खत्म हो गया। और कुटुंबकम का मतलब फैमिली होता है, तो 1 कंट्री तो होगा नहीं, तो ये 2 तो गायब हो गए। अब यहाँ 1 यूनिवर्स नहीं, 1 फ्यूचर। तो 1 फैमिली, 1 फ्यूचर, 1 अर्थ। वसुधैव कुटुंबकम, जो कि हमारे संस्कृत और हमारे सनातन धर्म का ये एक थेसिस है। देखिए क्या कितनी बड़ी बात है, जो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में कही गई कि पूरी वसुधा जो है वो एक परिवार है। Which of the following best describes the idea of a string of pearl in international relation? तो डिस्क्राइब उन्होंने कुछ किया नहीं है, ये जियो पॉलिटिकल आइडिया है। बेसिकली ये इस तरह की आइडिया है कि इंडिया को जो है ना, वो घेरने की जो है कवायद, तो सॉरी मेरे इस पे मत जाइएगा, मैप बनाने की एबिलिटी पे। इंडिया को एक तरीके से चाइना जो है इनसर्कल करता है अपने BRI प्रोजेक्ट से, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से। जैसे यहाँ हम्बनटोटा पोर्ट श्रीलंका में ले लिया, यहाँ पे ग्वादर पोर्ट, और यहाँ पे वो बांग्लादेश में इन्वेस्ट करता है, नेपाल में करता है, अफगानिस्तान में करता है। तो इंडिया को वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन पे अपने वो बेस बनाता है, वहाँ पे अपने पोत को भेज देता है, कभी जासूसी करता है। इससे इंडिया को इनसर्कल करने की उसके कवायद है, उसको स्ट्रिंग ऑफ पर्ल कहते हैं।
पर्ल वो उनका है जो कि बेसिस है चाइना के। इंडिया इसके जवाब में नेकलेस ऑफ डायमंड चलाने की कोशिश करता है, वो भी उसको स्ट्रेटेजिक वे में घेरने की कोशिश चाइना करता है। कितना सफल है इस पर डिबेट हो सकती है। सो इट्स ए जियो पॉलिटिकल आइडिया। द एब्सेंस ऑफ वर्ल्ड गवर्नमेंट मतलब एनार्की। कोई वर्ल्ड गवर्नमेंट नहीं है मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस। आपको सेल्फ अपना सर्वाइव करना है तो सेल्फ हेल्प ही है, एनार्की, जो कि रियलिस्ट कॉन्सेप्शन है इंटरनेशनल रिलेशन में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूं क्योंकि ये असम स्पेसिफिक है, मैंने आपके लिए क्वेश्चन मार्क किया है। ऑटो वन विस्मार्क जो है ये घिसा पिटा है और रिपीटेड है, ये डीओजीटी ने पहले पूछा है। ये जर्मनी जो एक राष्ट्र आप आज देख रहे हैं उसको यूनिफाई करने में, उसको राष्ट्र बनाने में, ये पहले बिखरा हुआ करीब 39 जो छोटे छोटे राज्य जो हैं वो जर्मनी, जो आज की जर्मनी है उसके उस समय में थे, जिसमें सबसे बड़ा प्रुशिया था। ये प्रुशिया के प्रधानमंत्री होते थे ऑटो वन विस्मार्क। उन्होंने 1861 में, ईयर देख लीजिएगा, इन्होंने जर्मनी को यूनिफाई किया था 61 या 71 में, जर्मन यूनिफिकेशन। और उसके बाद ही जर्मनी जो है इतना बड़ा ताकत बना कि 1914 आते आते वर्ल्ड वॉर हो गया। What does the term negative liberty connote? Negative liberty का एक टर्म यदि आप देखें तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैन मेड कंस्ट्रेंट, कंस्ट्रेंट को आप इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं। सो फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, यदि आपको कोई ना रोके तो, जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूं, इतनी रात है, यदि कोई मुझे नहीं रोक रहा है वीडियो बनाने से तो मैं निगेटिव सेंस में फ्री हूं, मुझे निगेटिव फ्रीडम है, कोई मुझे रोक नहीं रहा है। हु एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी। मैं यहाँ पे लौट के आता हूँ, लेकिन यदि मान लीजिए कि कोई मुझे रोक नहीं रहा है, या मैं इसे अब बर्लिन के तरफ चल रहा हूँ कि पॉजिटिव लिबर्टी कैसे डिफरेंट है। मान लीजिए मुझे कोई भी वीडियो बनाने से रोक नहीं रहा है, लेकिन मेरे मन के अंदर में जो है उतनी विल पावर नहीं है। मुझे मन है कि मैं बनाऊं, लेकिन मुझे आलस आ रहा मैं आलस आ रहा है और मैं सोफे पर लेट करके टीवी देख रहा हूँ, मूवी देख रहा हूँ। तो इस तरह का जो मेरे अंदर में बंधन है कि मैं अपने ही विल का मालिक नहीं हूं, जो मैं करना चाह रहा हूं वो नहीं कर पा रहा हूं, तो इसको पॉजिटिव सेंस में मैं फ्री नहीं हूं। पॉजिटिव लिबरलिज्म का मतलब है, इसे बर्लिन के अनुसार, पॉजिटिव लिबर्टी का, कि मैं अपने मर्जी का खुद मालिक हूं, विल पे हमारा कंट्रोल है, मैं अपने विल को सेट कर सकता हूं, अंदर से मैं फ्री हूं, इनर फ्रीडम भी है, और ये एक्सटर्नल फ्रीडम है। हु एम्फेसाइज द आइडिया ऑफ इक्वलिटी ऑफ कैपेबिलिटी, ये तो बड़ा घुमा के उन्होंने पूछा है। कैपेबिलिटी अप्रोच केवल आपको याद रखना है अमर्त्य सेन, मार्था नॉसबॉम जिन्होंने दिया है। इसमें ये थेसिस है कि यदि आपको इक्वल करना है तो लोगों की कैपेबिलिटी को इक्वल कीजिए। यदि सभी को इक्वलिटी इन टर्म्स ऑफ गुड हेल्थ केयर हो, गुड एजुकेशन हो, और एक्सेस टू मार्केट, एक्सेस टू इकोनॉमिक, एक्सेस टू सोशल रिकॉग्निशन हो, तो वो कभी गरीब नहीं रहेगा, पीछे नहीं रहेगा। Which of the following aspect is not associated with Marxist thought? तो हम जानते हैं कि बेस स्ट्रक्चर, एलिनिएशन, इन स्टेटलेस सोसाइटी, क्लासलेस सोसाइटी, प्रॉपर्टीलेस सोसाइटी, लेकिन मिनिमल स्टेट तो लिबरल थॉट है, क्लासिकल लिबरल मिनिमल स्टेट, या इसको आप लिबर्टेरियनिज्म भी कह सकते हो, जिसको आप रॉबर्ट नॉजिक से जोड़ते हैं। विच थ्योरिस्ट इज, किसकी आइडिया है थ्री वेव्स ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन? ये सब भी पहले पूछा गया है, वी ऑल नो। सैमुअल हटिंगटन जिन्होंने बुक लिखा था द थर्ड वेव डेमोक्रेटाइजेशन इन द लेट 20th सेंचुरी। तो अभी आपने देखा दो क्वेश्चन, एक क्लास ऑफ सिविलाइजेशन और थर्ड वेव, दोनों इसमें पूछ दिया गया। रॉबर्ट डहल यहाँ पे जो पॉलियार्चिकल जान जाता है, आगे इन्होंने क्वेश्चन भी पूछा है। थॉमस पेन अपने राइट ऑफ मैन 1791 में जो बुक लिखा था उसके लिए जाने जाते हैं। और जोसेफ शुम्पीटर अपने किस बुक के लिए, डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड, देख लीजिएगा, उस बुक के लिए जाने जाते हैं जिसमें कि उन्होंने डेमोक्रेसी को, जो अभी की जो डेमोक्रेसी है, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी, उसको एलिटिस्ट फॉर्म में डिफाइन किया था कि डेमोक्रेसी ऐसा कुछ भी नहीं है कि पीपल का शासन है। बेसिकली ये एक तरह का पॉलिटिकल मेथड है जिसके थ्रू जो है पीरियोडिक इलेक्शन से, कंपिटिटिव इलेक्शन से मासेज अपने एलिट रूलर को चुनती है, जोसेफ शुम्पीटर। 35. Which seminal work of Gabriel Allman and Sidney Verba first formed the cultural approach to comparative politics? मतलब political culture approach जो है civic culture 1963 की बुक है Allman and Verba की, जिसमें उन्होंने तीन टाइप का जो थ्री टाइप ऑफ आइडियल पॉलिटिकल कल्चर, पैरोकियल, सब्जेक्ट एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल कल्चर का जिक्र किया था। क्लास ऑफ सिविलाइजेशन थेसिस
सैमुअल हंटिंगटन के हम लोगों ने देखा है। आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस जो है लुई अल्थुजर जो एक मार्क्सिस्ट थिंकर थे, स्ट्रक्चरल मार्क्सिस्ट उन्होंने दिया था, और हेजेमनी is the concept of Antonio Gramsci, एक नियो मार्क्सिस्ट कह सकते हैं। Which thinker asserted the monopoly of a state over the legitimate use of violence? ऐसा कहने वाले, डेफिनेशन स्टेट को देने वाले कि स्टेट का एक खास टेरिटरी में मोनोपोली ऑफ लेजिटिमेट यूज ऑफ वायलेंस होता है, ये कहने वाले मैक्स वेबर थे। लिस्ट सिस्टम जो है वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का जो है वो सिस्टम है। पार्टी लिस्ट सिस्टम ओपन और क्लोज दो हो सकते हैं, अब मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। सो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। विच स्टेट यूजेस टू बैलेट सिस्टम इन इट्स इलेक्शन? तो टू बैलेट सिस्टम जो है फ्रांस यूज करता है, ब्राजील यूज करता है, टर्की यूज करता है, मेनी मेनी अदर कंट्री यूज करते हैं। लैटिन अमेरिका के कई कंट्री अपने प्रेसिडेंट चुनने के लिए करते हैं। ये होता क्या है इसमें कि इसके पहले बहुत सारे नेम इसके हैं। टू राउंड सिस्टम कहते हैं, रन ऑफ वोटिंग बोलते हैं, सेकंड बैलेट कहते हैं, बैलोटेज भी कहते हैं, तो रट लीजिए। इसमें क्या होती है कि एक व्यक्ति को हमें चुनना है, तो हम पहले मान लीजिए 12 लोग जो हैं कंपीट कर रहे हैं इलेक्शन में, कैंडिडेट हैं, तो फर्स्ट राउंड में ये FPTP होता है, फर्स्ट पास द पोस्ट, सीधा जैसे हम लोग इंडिया में वोट करते हैं वैसे करते हैं। मान लीजिए किसी को 51% वोट आ गया फर्स्ट राउंड में, तो वो तो पहले ही वो कैंडिडेट विनर हो जाएगा। यदि नहीं आया, किसी को भी नहीं आया, जो हाईएस्ट आया मान लीजिए 45% वोट, सेकंड हाईएस्ट 41% वोट, तो ऐसे में जो फर्स्ट 2 कैंडिडेट है वो केवल रहते हैं फ्रे में, बाकी सब एलिमिनेट हो जाते हैं। फिर एक बार वोटिंग होती है। अब 2 कैंडिडेट में जब फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग होगी ना, तो एक को मिलेगा ही 51% मैथमेटिक्स के अनुसार, तो वो विनर हो जाता है। इसको 2 राउंड सिस्टम कहते हैं या 2 बैलेट सिस्टम कहते हैं। फ्रांस, मैंने बताया, फ्रांस, ब्राजील, अर्जेंटीना, टर्की, इन सब में यूज होता है। मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म इज ए पार्ट ऑफ विच अप्रोच टू कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। जो ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को हम रैशनल चॉइस अप्रोच भी कहते हैं, वहाँ पे मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म का जो मेथड से जो है स्टडी की जाती है। बेसिकली जो ये वर्ड कह रहा है मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म, मतलब जितनी भी सोशल फिनोमेना है उसको इंडिविजुअल के नजरिए से देखना। यदि कास्ट सिस्टम है तो इंडिविजुअल के नजरिए से, जो बिलीफ सिस्टम है, जितना भी सोशल नॉर्म्स है, इकोनॉमिक ट्रेंड्स है, इवन कल्चर को भी जो है वो एक्सप्लेन करना, इंटेंशन, बिलीफ एंड एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल पीपल्स, दैट इज इंडिविजुअल मेथोडोलॉजिकल इंडिविजुअलिज्म। इसका जो उल्टा थॉट है वो है मेथोडोलॉजिकल होलिज्म, जो कि स्ट्रक्चर को ऊपर रखता है और ये जो है इंडिविजुअल एजेंसी को ऊपर रखता है। इसलिए इसकी जो बहस है स्ट्रक्चर वर्सेज एजेंसी बहस है। यदि आपको कोई बोले कि 2 मेथोडोलॉजिकल है, एक इंडिविजुअलिज्म के नजरिए से और दूसरा स्ट्रक्चर के नजरिए से, तो एक जो है वो इंडिविजुअल की जो ताकत है, उसकी कर गुजरने की, चेंज लाने की जो क्षमता है, जिसको हम एजेंसी कहते हैं, हम सब में वो एजेंसी होती है, और एक है स्ट्रक्चर, जो इसको हम सिस्टम कहते हैं। इन दोनों का जो टकराव है, इन दो फिनोमेना के टकराव से रिप्रेजेंट होता है। विच स्कॉलर गेव द आइडिया ऑफ पॉलीआर्ची? जैसा मैंने बताया, रॉबर्ट डहल ने आइडिया दिया। पॉलीआर्ची मतलब ये होता है कि जहां पे कि इंडिविजुअल 2 तरीके से जो है वो गवर्नेंस से जुड़ते हैं या स्टेट से जुड़ते हैं। एक तो एज ए इंडिविजुअल जुड़ते हैं और दूसरे अपने एसोसिएशन के थ्रू जुड़ते हैं, जो प्लूरलिज्म की आइडिया है। Which electoral system does the British Parliament follow for its election? अभी इलेक्शन हुई है, we all know, इंडिया की तरफ फर्स्ट पास द पोस्ट, जिसके कि कई नाम हैं, विनर्स टेक इट ऑल, प्लूरलिटी वोटिंग, सिंगल मेंबर, सिंपल प्लूरलिटी वोटिंग, सिंपल प्लूरलिटी, ब्लॉक वोटिंग, ये सब रट लीजिए। Who was the first US president to win the Nobel Peace Prize? ये स्टार क्वेश्चन है, we all should know थियोडोर रूजवेल्ट, क्योंकि 2 रूजवेल्ट वहां पे हुए हैं। पहले थियोडोर रूजवेल्ट हुए थे, बाद में फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट हुए थे, जो बहुत फिर ज्यादा फेमस हुए। थियोडोर रूजवेल्ट को मिला था, क्यों मिला था ये यहाँ पे लिखा हुआ है, उन्होंने रसिया जापान वॉर में पीस की संधि की थी, तो बस जान लीजिए। Who among the following holds the office during the pleasure of the president? ये क्वेश्चन इनका इनवैलिड हो गया है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर दोनों ही जो है वो प्लेजर और प्रेसिडेंट पे करते हैं। सेटर शायद कंफ्यूज हो गए कि प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर होता है। प्राइम मिनिस्टर का भी फिक्स टेन्योर नहीं होता है, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे होते हैं। प्राइम मिनिस्टर इज नो डिफरेंट देन एनी यूनियन मिनिस्टर, और कोई भी मिनिस्टर जो है प्लेजर और प्रेसिडेंट के ही ड्यूरेशन में काम करता है, गवर्नर भी। इसलिए क्वेश्चन को चैलेंज कीजिएगा और इनवैलिड है। ये दोनों का फिक्स टेन्योर
मतलब अपना टेन्योर होता है। देखिए स्पीकर का भी कोई फिक्स टेन्योर नहीं है, लेकिन इसकी हटाने की जो ताकत है वो प्रेसिडेंट को नहीं है, ये सभा खुद अपना लोकसभा हटा सकती है। इलेक्शन कमिश्नर संविधान में नहीं था, प्रेसिडेंट उसको नहीं हटाता, वो उनकी फिक्स टेन्योर होती है। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी की फिक्स टेन्योर है, बट प्राइम मिनिस्टर गवर्नर की नहीं। What is the total number of members nominated by President of India to the Lok Sabha and the Raj Sabha? ये भी क्वेश्चन इनका इनवैलिड हो गया। लगातार दो क्वेश्चन इस स्लाइड में, क्योंकि इन्होंने आंसर दिया होगा 14, क्योंकि पहले दो जो है एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे और 12 राज्यसभा में, तो दोनों मिला के लोकसभा राज्यसभा में 14 हो गए। लेकिन अब जो है 104th अमेंडमेंट से वो 2 सीट को खत्म कर दिया गया नॉमिनेशन। इसका मतलब अब सही आंसर जो है, यहाँ तो सही आंसर 12 है। चलिए ठीक है, ये इनवैलिड मैं वापस लेता हूं, क्योंकि लोकसभा में 0, राज्यसभा में 12, तो दोनों मिलके 12। ठीक है, यदि ऐसा इन्होंने सोचा है तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बना है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल इज नॉट अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो यहाँ पे अगेन वही प्ले इन्होंने किया कि स्पीकर का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। स्पीकर खुद ही जो है लोकसभा अपने बीच में से चुनती है सिंपल मेजोरिटी से, और वो स्पीकर बनते हैं। बाकी चीफ जस्टिस ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ एयरफोर्स, चीफ ऑफ आर्मी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सभी प्राइम मिनिस्टर सब अपॉइंट, गवर्नर अपॉइंट करते हैं। यहाँ पे आपको देखिए 338 आर्टिकल में हमेशा कहता हूँ उसको रख लीजिए। 338 यदि कुछ नहीं लगा है तो ये शेड्यूल कास्ट की नेशनल कमीशन है, ए जो है शेड्यूल ट्राइब की नेशनल कमीशन है, और बी जो है 338 बी वो बैकवर्ड क्लास की कमीशन है, जो 102nd अमेंडमेंट से इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया था। यहाँ पे पूछा गया कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है वो किस आर्टिकल में, सॉरी मैं एक्ट यदि बोल रहा हूँ तो आर्टिकल पढ़िएगा, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ आर्टिकल 338 ए है। तो ये खासा कंफ्यूजिंग है, इसलिए इसको याद कर लीजिए। बी यदि होता तो ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल क्लासेस होता। In which case the Supreme Court of India held that preamble is not part of the Constitution? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, लेकिन रिपीटेड है, डीओजीटी में पूछा गया है। बेरूबारी यूनियन केस 1960s में हुई थी। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये दिया था एडजुडिकेशन या ऑर्डर या डिसीजन की प्रियम्बल को नहीं माना सकता है इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। बाद में उन्होंने बदल लिया केशवानंद भारती केस 1973 में, और ये कह दिया कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का इंटीग्रल पार्ट है प्रियम्बल। इसी को उन्होंने जो है आगे LIC इंडिया केस कहते हैं, उसमें भी ये बात को कहा। Who was the first woman to become a chief minister of any state in India? ये सब जीके का क्वेश्चन है। सुचेता कृपलानी, we all know। तो यहाँ पे गवर्नर याद कर लीजिए, सरोजनी नायडू, फर्स्ट वुमेन गवर्नर। Which of the following is ज्योतिबा फुले's most significant contribution to Indian society? वुमेन के एजुकेशन को उन्होंने काफी बढ़ावा दिया। ये आपको इनका याद होना चाहिए, कौन सी मूवमेंट इन्होंने चलाई थी? सत्य शोधक समाज। इसके अलावा गुलामगिरी जो इनका बुक है वो भी कई एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन एजुकेशन फॉर वुमेन में इनका खासा काम था। ये एक तरह के बैकवर्ड कास्ट मूवमेंट के प्रीकर्सर थे, जो अंबेडकर बाद में आए, लेकिन उससे पहले महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले। 50 नंबर देखिए, ये सेंटेंस आपको पढ़ के ही पता लगेगा कि विवेकानंद छोड़ के कोई नहीं कह सकता। आई एम प्राउड टू बिलोंग टू ए रिलीजन विच हैज टॉट द वर्ल्ड बोथ टॉलरेंस and universal acceptance. My belief not only in universal toleration, but we accept all religion as true. इस तरह की बातें कि सभी जो है धर्म सच है, सच्चाई पे बेस्ड है, सभी धर्म जो है वो एक तरह की होती है, एक ही बात सिखाती है, टॉलरेंस, हमारा भी हिंदू धर्म टॉलरेंस सिखाता है, और यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, हम सबको एक्सेप्ट करते हैं, जिसको बाद में कल्चरल रिकॉग्निशन चार्ल्स टेलर ने कहा। इस तरह की बड़ी बातें कहने वाले विवेकानंद थे, जो इन्होंने डेफिनेटली कहा होगा वर्ल्ड्स पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन, जिसमें इन्होंने भाग लिया 1893 में शिकागो यूएसए में। Which country was the first to grant women the right to vote? ये क्वेश्चन जीके का है, we all know न्यूजीलैंड। और यहाँ जब ये क्वेश्चन है तो ये भी याद कर लीजिएगा, सबसे बाद में किसने दिया यूरोप में? ये है स्विट्जरलैंड, जिसने 1971 में आके वुमेन को वोट दिया, वन ऑफ द लास्ट यूरोपियन कंट्री डू सो। यूनाइटेड नेशन का 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंक्लूड हाउ मेनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल? अभी आपने MDG देखा, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब जो है आगे 2015 से 2030 के बीच में जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो 17 हैं, लेकिन अब आजकल सेटर पूछने लगे हैं कितने टारगेट हैं। 169 टारगेट, 17 गोल, 169 टारगेट एंड 232 इंडिकेटर। मैं हमेशा कहता हूं इन तीनों का भी याद कर लीजिए। व्हाट डज द टर्म ग्रीन इकोनॉमी रेफर? ग्रीन इकोनॉमी का मतलब ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट।
इसका मतलब इकोनॉमी दैट एम्स टू ग्रोथ विदाउट इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। ऑफ कोर्स, तो ये आसान है, सबसे बड़ा लाइन सबसे सही। मृत्यु वाहिनी वॉज फॉर्म्ड इन असम ड्यूरिंग द फ्रीडम स्ट्रगल बाय, तो मैंने अभी खोजा, मुझे नहीं पता था लेकिन पुष्पलता दास ने किया है, तो पढ़ लीजिए और इनके बारे में। इन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान असम में जो है मृत्यु वाहिनी बनाया था। क्या इसी के बेसिस पे जो है जो मुक्ति वाहिनी बना, इसी तरह का नाम था असम जो बांग्लादेश में बनी? चेक कीजिएगा। The argument for global feminization of labor force was put forward by, ये क्वेश्चन जो है वेग है, इसका इन्होंने, मुझे लगता है इन्होंने आंसर दिया होगा सुजान ग्रिफिन, लेकिन जो मैंने नेट पे देखा और खोजने की कोशिश की तो मुझे मिला आर्ली रसेल हॉस्टल, इनका जो है द ग्लोबल वुमेन नैनीज मेड्स एंड सेक्स वर्कर इन द न्यू इकोनॉमी। तो चलिए मैं इसको क्वेश्चन मार्क कर रहा हूं, ये इनका ऑफिशियल आंसर क्या है। बेसिकली ये क्या है, ग्लोबल फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स का मतलब क्या होता है? दो तरीके से आप इसको देख सकते हैं। एक कि लेबर फोर्स जो है वो इंडिया में भी आप देखिएगा फेमिनाइज हो रहा है, बहुत सारे कंट्री फेमिनाइज हो रहा है, लेकिन क्या हो रहा है आप देखेंगे कि रिसेप्शनिस्ट हैं वो वुमेन हैं, मेड सर्वेंट हैं वो वुमेन हैं, खाना बनाने वाले वुमेन हैं। किस तरह की लेबर फोर्स में वुमेन जा रही है? क्या आप देखेंगे कि ट्रेन ड्राइवर या मोटर व्हीकल ड्राइवर या पायलट, ये जो है वुमेन होते हैं। मतलब किस तरह के फोर्सेस, बहुत सारे जो सेगमेंट है इकोनॉमी के उसमें वुमेन ही वुमेन भरे हुए हैं, लेकिन वो जनरली जो है वो अलग होते हैं जो मेल के होते हैं। इस टाइप की फिनोमिना जो है वो ग्लोबल फेमिनाइजेशन ऑफ लेबर फोर्स है, जो कि एर्ले रसेल हॉस्टल उठाते हैं। अब यहाँ पे है कि सुजान ग्रिफिन, चेक कर लीजिए कि इन्होंने क्या कहा है इसमें। तो चलिए इस कंफ्यूजिंग क्वेश्चन के बाद यहाँ पे चूंकि मारिया माइस हैं तो बस याद कर लीजिए इको फेमिनिज्म, वंदना सिन्हा के साथ इनका नाम आपको याद होना चाहिए। द फुल फॉर्म ऑफ पीटा इज, पीटा जो है वो प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिकिंग एक्ट है। इंडिया में कब की है, ईयर भी देख लीजिएगा, बहुत पहले की एक्ट है। यहाँ पे इमोटल गलत है, इमोटल गलत है, और ट्रैफिक गलत है, ट्रैफिकिंग है। हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, ये भी इनका जो है इनवैलिड क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि इसमें दो चेयरमैन थे। पहले जो है जो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन बनी थी उनके पहले चेयरमैन मोरारजी देसाई थे, बाद में ये डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए तो श्री के हनुमंतैया को बनाया गया। तो दोनों ही सही आंसर है, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड हो गया। यहाँ पे चूंकि एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की बात की गई है तो सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन 2005 या 6 में गठित होती है, जिसके चेयरपर्सन होते हैं वीरप्पा मोइली। द यूएन समिट फॉर रिफ्यूजी एंड माइग्रेंट्स जो है 2016 में हुई थी, तो बस इसको याद कर लीजिए, ये तो जानते हैं तो जानते हैं। 1949 ए फुल फ्लेजेड डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस स्टैब्लिश किया गया किस यूनिवर्सिटी में? ये बहुत ही स्टार क्वेश्चन है और टफ क्वेश्चन है, ये नागपुर यूनिवर्सिटी में किया गया था, बस याद कर लीजिए। ये बहुत स्टूडेंट नहीं जानते होंगे, जानना भी नहीं चाहिए, और यही वो सब क्वेश्चन है जिसे फिल्टर की जाती है एग्जाम में, बट एनीवे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि अधिकतर लोगों को पता नहीं होगा। Which was the first state to introduce the लोकायुक्त through Act of 1971? ये बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चन है। महाराष्ट्र इज द फर्स्ट स्टेट जहां लोकायुक्ता आई। Who of the following is considered as father of local self government in India? ये जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, मैंने कहा ना इसमें करीब 20 क्वेश्चन रिपीटेड है पिछले बार से। लॉर्ड रिपन। आर्टिकल 315 ये भी रिपीटेड है, ये मेंशन करता है, ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन इन स्टेट। 62 देखिए, हु री आर्टिकुलेटेड, आर्टिकुलेट करना मतलब किसी चीज को ठीक से अच्छे से आपको बताना, मतलब एक बेहतर ढंग में समझ पाए। री-आर्टिकुलेटेड द 6 प्रिंसिपल ऑफ हंस मर्गनथाउ फ्रॉम ए फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। आपको ये पढ़ के लगता होगा कितनी बार सर ने बताया है डिफरेंट एग्जाम में। जे एंड टिकनर। द ट्रेजेडी ऑफ ग्रेट पावर पॉलिटिक्स इज ए बुक जिसको मैंने, इसको भी 15-20 PYQ वीडियो मैंने बताया है। जॉन मैर्सियमर जो कि ऑफेंसिव न्यू रियलिस्ट कहलाते हैं, उनकी बुक है। तो यहाँ हंस मर्गनथाउ दिखते हैं फादर ऑफ क्लासिकल रियलिज्म इन मॉडर्न टाइम्स, जिनकी पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन सेमिनल बुक है। केनिथ वॉल्स दिखते हैं फादर ऑफ नियो रियलिज्म या स्ट्रक्चरल रियलिज्म, इनकी जो बुक है थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स 1979, और ये 1948 की बुक इनकी है, ध्यान रखिएगा। ये 1979 में इन्होंने लिखा था थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि सेमिनल बुक है नियो रियलिज्म की। रॉबर्ट कॉक्स दिखते हैं प्रोडक्शन पावर एंड स्ट्रक्चर, ग्लोबल स्ट्रक्चर, जो क्रिटिकल थिंकर हैं
इंटरनेशनल रिलेशन में। बैलेंस ऑफ थ्रेट थ्योरी जो है वो लेस्टर बी पियर्सन जो है क्वाइन माना जाता है, उन्होंने क्वाइन किया। इसका मतलब ये होता है कि बैलेंस ऑफ पावर को रिप्लेस करता है बैलेंस ऑफ थ्रेट, जो कि न्यूक्लियर बॉम्ब के केस में आता है कि यदि आपके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, मतलब एक स्टेट के पास दूसरे के पास, दोनों कभी भी जो है लड़ाई नहीं करेंगे, तो बैलेंस बना रहेगा। थ्रेट के बैलेंस के चलते पीस आता है। सो इट इज स्टेट बैलेंस अगेंस्ट द परसीव थ्रेट ऑफ न्यूक्लियर वॉर, जो जन्म दे सकता है म्यूचुअली एस्योर्ड डिस्ट्रक्शन को। इसलिए दोनों एक दूसरे का अटैक नहीं करते और ये बैलेंस बना के रखता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ आयरन कर्टन किसने दिया था? ये विंस्टन चर्चिल ने दिया था वर्ल्ड कोल्ड वॉर के दौरान, जब उन्होंने कहा था कि जैसे ही 1945 आया, एलाइड फोर्सेस जीते, जर्मनी वैंक्यूज हुआ, वैसे ही जो है रसिया, और जो उस समय यूएसएसआर बन चुकी थी, उसने अपने सैटेलाइट कंट्री के तहत जो है एक अलग कर लिया, यूरोप को दो पार्ट में बांट दिया। और चर्चिल ने कहा कि एक आयरन कर्टन हैज डिसेंडेड अपॉन द यूरोप, जिसके वेस्ट में जो है लिबरल डॉक्ट्राइन से गाइडेड कंट्री हैं, रिप्रेजेंटेटिव लिबरल डेमोक्रेसी, और जो उसके ईस्ट साइड में जो है वो कम्युनिज्म, सोशलिस्ट नेशंस हैं। सो सही है कोल्ड वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियाज इज नॉट एसोसिएटेड विद कार्ल मार्क्स? शायद अभी मार्क्सिज्म आपने देखा, कार्ल मार्क्स तो सरप्लस वैल्यू या सरप्लस लेबर, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, बेस सुपर स्ट्रक्चर, लेकिन डायलेक्टिकल आइडियलिज्म, कैन यू गेस किस थिंकर से रिलेटेड है? यस, इट इज हेगेल, जिसको कि इन्होंने टर्न करके हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म या डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म में कन्वर्ट कर दिया मार्क्स ने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू जवाहरलाल नेहरू? तो यहाँ पे जैसे आप बहिष्कृत हितकारिणी सभा देखोगे, ये तो अंबेडकर से रिलेटेड है, वी ऑल नो। तो यदि ये उस नहीं है रिलेटेड, तो बाकी सब है। ट्रेस्ट विद डेस्टिनी इनकी भाषण है आज़ादी के दिन। डिस्कवरी ऑफ इंडिया इनकी बुक है। साइंटिफिक ह्यूमनिज्म के लिए जाने जाते हैं, तो ओनली बी जो है इनसे रिलेटेड नहीं है। यहाँ मैच करना है, ये भी आसान है, हम लोग जानते हैं। एनालिसिस ऑफ कास्ट जो है अंबेडकर से और हिंदुत्व सावरकर से, तो ए का 1 और बी का 2, ए का 1 बी का 2 एक ही में है, इसका मतलब बाकी मैच कर लीजिएगा। गीतांजलि के लिए जो है रविन्द्रनाथ टैगोर को मिलता है नोबेल प्राइज, और प्रैक्टिकल वेदांता जो है वो विवेकानंद से रिलेटेड है। वेदांता है, वेदांत वेद का अंत। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर यूज द टर्म पॉलिटिसाइजेशन ऑफ कास्ट? ये भी जो है इनका रिपीटेड है। इन्होंने पॉलिटिक्स, कास्ट इन पॉलिटिक्स नाम की बुक लिखी थी रजनी कोठारी ने। फाइंड आउट द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग द 3 लैंडमार्क बिल। ये जानना चाहिए, मुझे कई बार लगा कि आप लोगों को ये नाम पढ़ के सुनाओ, लेकिन मुझे लगा आप लोगों को पता होगा कि अभी जो है 1 जुलाई से इंडियन पैनल, इंडियन इंडियन पैनल कोड, इंडियन पैनल कोड, यस, आईपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड सीआरपीसी, और इंडियन एविडेंस एक्ट, ये जो है अंग्रेज के जमाने के तीनों एक्ट थे। इसको चेंज करके जो है भारतीय न्याय संहिता, आईपीसी के बदले, सीआरपीसी के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और भारतीय साक्ष्य बिल, एविडेंस को साक्ष्य कह सकते हैं। तो ये तीनों है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम आपको पता है, एक 106th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसमें कि 33% वुमेन की रिजर्वेशन के लेजिस्लेशन में बात की गई है। कब होगा वो अलग बात। सो इट इज ए बी सी। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट इंक्लूडेड इन डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिंसिपल? ये भी जो है डीओजीटी का पहले का क्वेश्चन है, जिसमें कि सब कुछ है, लेकिन नॉट टू डेवलप न्यूक्लियर वेपन। उस समय में न्यूक्लियर वेपन साथ में मिलकर नहीं डेवलप करेंगे ऐसी कोई बात तो हुई नहीं थी। तो म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, सॉवरेनिटी, इंटरनल मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, इक्वलिटी एंड म्यूचुअल बेनिफिट, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पंचशील, इंडिया चाइना। When was the first parliamentary forum on global warming and climate change constituted? पता नहीं, 2 क्वेश्चन पार्लियामेंट्री फोरम पे बैक टू बैक पूछ दिए हैं। ये 2008 में आई थी, एंड पार्लियामेंट्री फोरम चिल्ड्रन पे कंस्टिट्यूट हुआ था 2006 में। तो मैंने आगे नेट से खोज के आपको पूरा ही दे दिया है। ये देखिए, इतने सारे पार्लियामेंट्री फोरम बनाए गए हैं। पार्लियामेंट्री फोरम वाटर कंजर्वेशन 2005 में, पार्लियामेंट्री फोरम ऑन यूथ 2006 में, चिल्ड्रन 2006। बाकी पढ़ लीजिएगा। आई डोंट नो क्यों इन्होंने इसको पूछा है, कौन याद करता है। In which year the United States passed the, कैसे तो pass, okay, passed the 19th amendment granting women voting right? तो ये 1990 में इन्होंने 19 1900
19 में दिया। ये भी मैं कई एग्जाम के PYQ में बता चुका हूँ। 13th अमेंडमेंट भी आपको याद होना चाहिए, 14th अमेंडमेंट उसकी, सेकेंड अमेंडमेंट जो गन राइट देता है, डिफरेंट टाइप के जो राइट सिटीजन को मिलते हैं, फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड ऑल, वो सब अमेंडमेंट याद होना चाहिए। इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट जो है, इट इंक्लूड UDHR, वी ऑल नो, 10 December 1948, ICCPR 1966 एंड ICESCR 1966। ये तीनों जो है ये ट्रॉइका ऑफ बिल ऑफ राइट्स है, ऑल ऑफ देयर। मैच करना बहुत आसान है क्योंकि थ्योरी ऑफ जस्टिस रॉल का है, नार्की स्टेट यूटोपिया इनके जवाब में रॉबर्ट नॉजिक लिखते हैं। स्फीयर ऑफ जस्टिस जो है ये माइकल वॉल्जर की जो है थेसिस है, स्फीयर ऑफ जस्टिस, जिसके बेसिस पे उन्होंने कॉम्प्लेक्स इक्वलिटी कॉन्सेप्ट दिया है। और सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट जो है कैरोल पेटमैन बुराई करती हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी की कि एक तो सेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट है। अब आप मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट फीचर ऑफ लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। अब यहाँ पे देखिए, लिबरल कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म में क्या कभी ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग आएगा? इसका मतलब ये सीधा गलत हो गया। इन्होंने एक ऐसा दे करके आपको सही, बाकी सब सही है, तो ये सही नहीं है। अब यहाँ पे कैसा बनाया है? फ्री एंड फेयर इलेक्शन एंड ऑटोक्रेटिक डिसीजन मेकिंग। हु इंट्रोड्यूस PIL इन इंडिया? ऐसा माना जाता है कि चीफ जस्टिस PN भगवती जो है आर्किटेक्ट हैं PIL को लाने के, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसमें कि दूसरे के बिहाफ में आप, जैसे कि मान लीजिए आप स्टूडेंट के बिहाफ में मैं कोई PIL दायर करूं कि ये स्टूडेंट के साथ अन्याय हुआ है, UGC नेट का एग्जाम क्यों कैंसिल हुआ जबकि बाद में CBI को लगा कि ये फेक था, तो आप क्यों अब फिर से एग्जाम ले रहे हो? यदि इस बेसिस पे मान लीजिए कि मैं जाके कोर्ट में आप लोगों के लिए यदि ये आवाज उठाता, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। पहले ऐसा नहीं कर सकते थे आप, आपको कहा जाता कि आपको क्या मतलब, वो उन स्टूडेंट को केवल हक है जिन्होंने एग्जाम दिया है। लेकिन दूसरे के बिहाफ में जब आप कोर्ट में जाते हैं, इसको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार जो है, इसको याद कर लीजिए। ये माना जाता है कि पहला जो है पब्लिकली नोन केस ऑफ PIL इन इंडिया है। बस इसमें काफी विवाद है, लेकिन एग्जाम में इसको माना जाता है। The fundamental object of पंचायती राज सिस्टम is to ensure which of the following। तो देखिए सब कुछ इसमें हो सकता है क्योंकि मल्टीपल इसमें सही है। पीपल्स पार्टिसिपेशन, डेवलपमेंट, अकाउंटेबिलिटी, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लेकिन फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन कहना तो बहुत डिफिकल्ट है, तो 1 2 3 इज करेक्ट। अब यहाँ भी बहुत आसान है, सब आर्टिकल को मैच करना है। फंडामेंटल राइट, तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी आर्टिकल 16, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी 17, पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, राइट टू लाइफ, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23। तो ये सीधा ही सब मैच, एक ही से दो से मैच हो जाता है। यहाँ पे है कि कौन सा इनकरेक्ट है। वी ऑल नो कि ये भी गलत है। मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म जो है 1909 को कहते हैं, एक्ट जो बनी थी, और बॉन्टेक चेस्टफोर्ड जो है, ये दोनों उलट दिया गया है 1919। तो ये दोनों जब गलत हो गए तो ये तो सही है, तो 2 और 4 जो है वो सही है, तो 1 एंड 3 जो है वो गलत है, तो 1 एंड 3 गलत है। एजर्सन देखिए, यहाँ पे इंडिया हैज अडॉप्टेड द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। वी ऑल नो इट इज ट्रू। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द टाइटुलर हेड। टिटुलर हेड का, या टिटुलर भी बोलते हैं, टाइटुलर भी बोलते हैं। टाइटुलर हेड का मतलब है नॉमिनल हेड, मतलब जो नाम मात्र का एक सिंबॉलिक है। हेड ऑफ द स्टेट, वाइल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव हेड। एकदम बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू है। और इसको एक्सप्लेन भी करता है क्योंकि इसी टाइप के सिस्टम जहां पे कि हेड ऑफ द स्टेट एक नॉमिनल होता है और एक्चुअल पावर जो है वो चुनी हुई जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं पीपल के, उनके हाथ में होती है एग्जीक्यूटिव पावर, तो इसको हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। इसलिए इसका सही है ए। यहाँ पे देखिए सब आसान है। ऑन लिबर्टी, JS मिल, आर्ट ऑफ वॉर मैकियावेली, ह्यूमन कंडीशन बहुत फेमस बुक है आना आरेंट की, रिपब्लिक प्लेटो की, तो मैच कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच? तो फ्रेंच फैनन, पता नहीं आपने पढ़ा है कि नहीं UGC नेट में, तो ये सिलेबस में है। ये जो है एक तरह का कोलोनलिज्म के थिंकर हैं, जिन्होंने कि अल्जीरिया में जो फ्रेंच के अगेंस्ट में मूवमेंट हुआ था उसको उनके आइडियोलॉजिकली गाइड किया था उन्होंने। तो ये जो है अपने नेशनल लिबरेशन के लिए वायलेंस को कोई बुरा नहीं मानते हैं, तो वायलेंस इज नॉट ओनली जस्टिफाइड, इट इज रिक्वायर्ड। फ्रेंच फैनन। प्रिंस हैज टू बी लाइक ए फॉक्स एंड लायन, ये कहने वाला एरिस्टोटल ना होकर के मैकियावेली हैं, तो ये गलत है। लेबर इज द सोल क्रिएटर ऑफ वैल्यू, इसी पर उन्होंने सरप्लस लेबर की थॉट बनाई थी कार्ल मार्क्स ने। और रैशनल इज रियल, रियल इज रैशनल कहने वाले हेगेल थे। इनका जो फेमस जो है कि स्टेट इज द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ, वो भी याद कर लीजिए हेगेल का।
क्रोनोलॉजिकली अरेंज द फॉलोइंग इवेंट तो मैंने यहाँ दे दिया है। लुक ईस्ट पॉलिसी 1991, पंसील 1954, स्माइलिंग बुद्धा जो एटम बॉम्ब हम लोगों ने डिटोनेट किया था फर्स्ट टाइम इंदिरा गांधी के शासन में 1974, सेकेंड टाइम वाजपेयी जी के टाइम में हुई थी 1998 में, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। एक्ट ईस्ट पॉलिसी मोदी जी लेके आते हैं 2014 में, जो लुक ईस्ट पॉलिसी के ऊपर बेस होती है। फिर लुक वेस्ट पॉलिसी भी आती है, अभी हम लोगों ने देखा। गुजराल डॉक्ट्राइन भी इसी पेपर में देखा हम लोगों ने 1996। तो आप इसको मैच कर सकते हैं, मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कौन सा होगा, चलिए कर देते हैं। तो सबसे पहले पंचशील होगा, उससे पहले तो कोई इसमें हुआ नहीं है, तो बी से स्टार्ट होता हुआ 2 है। तो बी के बाद कौन सा होगा, 54 के बाद जो है, 54 के बाद तो यहाँ पे 1991 ही दिख रहा है। 1991 लुक ईस्ट पॉलिसी है जो ए है, तो इसका मतलब है कि बी के बाद ए। चलिए इससे इस तरह से मैच करते हैं। यहाँ पे भी जो है आसान है, क्योंकि नोमैडिक एलिफेंट आपको यदि याद है कि मंगोलिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो डी का 1 से ही जो है ये क्रैक हो जाता है। बाकी सबको मैच कर लीजिएगा। यहाँ सिल्क रोड प्रोजेक्ट है, रोड स्टर प्रोजेक्ट लिखा गया है, ये चाइना का है, जिसको कि हम BRI के नाम से भी जानते हैं। तो इससे जो है ये लगता है कि फ्री मूवमेंट रेजिम जो है, मतलब कि कुछ हम लोगों ने कुछ एग्रीमेंट किया होगा, मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एंड ऑल। तो इंदिरा जो है रसिया के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, तो थोड़ा टफ है ये क्वेश्चन। विच ऑन द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी, ये दूसरी तीसरी बार पूछा जा रहा है। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क मेथड सही है। इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन लेबर एंड मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल सिलेक्शन नहीं था, एक न्यू टाइप ऑफ सिलेक्शन, न्यू टाइप ऑफ ट्रेनिंग थी और न्यू टाइप ऑफ डेवलपमेंट। तो ये था म्यूचुअल कोलेबोरेशन ऑफ वर्क एंड मैनेजमेंट, तो था इसको मेंटल रिवॉल्यूशन कहा था टेलर ने। क्रोनोलॉजिकली यदि अरेंज करना हो महात्मा गांधी, ये भी पहले पूछा जा चुका है, मुझे लगता है DUGT में ही पूछा गया है। तो इंडिया ऑफ माई ड्रीम सबसे बाद में आप दे सकते हैं, तो डी से अंत होता हुआ तो 3 है। चलिए, और शुरुआत जो है हिंद स्वराज से ही होगा, तो ए और डी, तो ए और डी से तो एक ही है जो कि ऐसा मिलता है आपको, तो यही होगा। इसका मतलब है कि बी पहले आया है, द स्टोरी ऑफ माई, मतलब सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका, और फिर आया माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। आपको पता है कि ये 1909 में आई थी, तो ये सबसे पहले, और ये लगभग शायद 1946-47 में ये बुक आती है गांधी जी की, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। हु टॉक्ड अबाउट संपूर्ण क्रांति, वी ऑल नो कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। फाइंड आउट द रियलिस्ट थिंकर, इसमें जो वुड्रो विल्सन और नॉर्मल एंगल, मैंने कुछ जरूर कई जगह बताया, एंगल थोड़े छुपे हुए हैं तो उनको एक बार याद कर लीजिए। ये भी जो है आइडियलिस्ट या मोरल आइडियलिस्ट थिंकर थे वर्ल्ड वॉर के दौरान। वुड्रो विल्सन का तो 14 पॉइंट प्रिंसिपल वी ऑल नो, तो ये दोनों तो कभी रियलिस्ट हो नहीं सकते हैं, या रियलिस्ट खुद हैं, इसका मतलब ये दोनों बच जाते हैं। EH कार जो जाने जाते हैं अपने बुक 20 ईयर क्राइसिस के लिए इंटर वॉर पीरियड में, और हैंस मर्गनथाउ द फादर क्लासिकल रियलिज्म के माने जाते हैं, पॉलिटिक्स अमॉन्ग नेशन नाम के बुक। तो यहाँ हम कहेंगे 1 and 3। एजरसन है, जोसेफ ने वॉज द प्रोपोनेंट ऑफ सॉफ्ट पावर, वी ऑल नो, यस, इन्होंने सॉफ्ट पावर नाम की बुक भी लिखी थी। आइडियलिज्म, नेग्लेक्ट पावर पॉलिटिक्स, यस, जो मोरल आइडियलिज्म या आइडियलिज्म जिसके नॉर्मल एंगल दिखते हैं, वुड्रो विल्सन दिखते हैं, ये लोग जो है पावर पॉलिटिक्स को नकारते हैं, जो रियलिस्ट कॉन्सेप्ट है। तो ये दोनों सही है, लेकिन ये उसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता है कि उन्होंने क्यों लिखा है जोसेफ ने। तो बोथ ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इनकरेक्ट मैच इसमें देखिए, केमिकल वेपन कन्वेंशन जो है ये 1993 में होती है, तो ये क्वेश्चन इसलिए इनवैलिड हो जाता है कि ये भी गलत है। और पेरिस पीस एग्रीमेंट 1991 में ये क्या है, आई कुड नॉट, वी ऑल नो कि पेरिस पीस एग्रीमेंट 1919 में होती है, जिसको वारसाई की ट्रीटी कहते हैं। बाद में भी कई बार हुई है, लेकिन 47 में भी शायद हुई है, लेकिन 1991 में तो आई कुड नॉट सर्च, तो बाकी तो ये सही है। तो इसलिए ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि इसमें 2 गलत हो गए हैं। फाइंड आउट द करेक्ट मैच, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची मैंने बहुत बार बताया है, ये जोसम सुम्पीटर का तो है ही नहीं, ये तो रॉबर्ट माइकल का है, वी ऑल नो। और ये क्या है वो भी मैंने जो है कई बार बताया है आप लोगों को। आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्ची इन्होंने अपनी बुक लिखी थी पॉलिटिकल पार्टीज, उसमें उसको इन्होंने एक्सप्लेन किया था। रूल ऑफ लॉ एवी डाइसी का है। स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच जो है डेविड ईस्टन का ना होकर के आलमंड का है। तो ये भी क्वेश्चन इनका जो है, अच्छा एक ही सही है, ओके। पॉलिटिकल डीके जो है ये हटिंगटन की है, सही है क्वेश्चन ये, वेरी गुड क्वेश्चन। सैमुअल हटिंगटन तीसरी बार देखते हैं, तो केवल यहाँ पे एक ही सही है, रूल ऑफ लॉ, बाकी सब गलत है, आपने देखा।
अरेंज द 5 स्टेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये भी बहुत अच्छा स्टार क्वेश्चन कि इन्होंने थोड़ा बहुत चेंज किया है जो नॉर्मल जो निकोलस हेनरी के जो हैं ऑर्गेनाइजेशन उससे थोड़ा अलग किया है। लाइक न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मेरे अनुसार से 1968-70s में आती है, सबसे बाद में आती है, जबकि एडमिनिस्ट्रेशन पॉलिसी के डायकोटमी को तोड़ दिया जाता है, पॉलिसी अप्रोच अपनाया जाता है। तो 3 से अंत होता हुआ चूंकि एक ही है तो आपको एक क्रैक हो जाता है। इसका मतलब पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डायकोटमी सबसे पहले, फिर उसके बाद जो है प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आता है, फिर एक तरह का बिहेवियरल चैलेंजेज आता है जो हर्बर्ट साइमन लेकर के आते हैं, 4 क्राइसिस ऑफ आइडेंटिटी होती है 1948 से 70 के बीच, और फिर न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। गुड क्वेश्चन, ये तो बहुत आसान है। ऑन लिबर्टी जो है जेएस मिल, फिर से दूसरी बार पूछा जा रहा है। प्रिंसिपल ऑन द लेक्चर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल ऑब्लिगेशन टीएच ग्रीन, मोरल आइडियलिस्ट लिबरल थिंकर इन इंग्लैंड। आइडिया ऑफ जस्टिस प्रोफेसर अमृत सेन 2009 में लिखते हैं, ग्लोबल जस्टिस पे उनकी बुक। एनार्की स्टेट यूटोपिया भी दूसरी बार दिख रही है, रॉबर्ट नॉजिक लिबर्टेरियन थिंकर। अब मैच कर लीजिएगा। द फीचर ऑफ पोस्ट बिहेवियरलिज्म इज बेस्ड ऑन, ये क्वेश्चन आपको कंफ्यूज कर सकता है, टफ है। इसके जो 7 क्रीडो हैं डेविड स्टर्न के, देखिए पोस्ट बिहेवियरलिज्म से आगे बढ़ जाने की एक फिनोमेना है, जिसमें कि बिहेवियरलिज्म का जो फोकस था फैक्ट्स ऑब्जर्वेशन बेस्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर टू एक्सप्लेन पॉलिटिकल फिनोमेना, वो तो रहता है, लेकिन वैल्यू को नहीं करके या सेपरेट नहीं करके फैक्ट वैल्यू के इंटीग्रेशन की बात की जाती है, वैल्यू को तवज्जो दी जाती है। तो मेरे अनुसार से ये जो है फैक्ट एंड वैल्यू दोनों को साथ लेकर के चलने की कवायद थी। लेकिन यहाँ पे जो नॉर्मेटिव एंड फिलोसॉफिकल नोशन लिखा गया, मैं इससे पूरी तरह सहमत नहीं हूँ, क्योंकि बिहेवियरलिज्म कोई नकारता नहीं, इसलिए मेरे अनुसार से सही नहीं है। बाकी तो ऑल तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि इंपेरिकल एंड क्वांटिटेटिव ओनली तो था ही नहीं, फैक्ट एंड वैल्यू दोनों को लेकर चलने की बात है। मेरे अनुसार से ए होना चाहिए। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, मिशेल, यहां पूछा जा रहा है कौन से इसमें से पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर हैं। वी ऑल नो कि मिशेल फुको और जीन फ्रैंकोए लोटाट, ये दोनों फ्रेंच हैं। फ्रेंच से ही जो है, फ्रांस से जो है काफी नाता है पोस्ट मॉडर्निज्म का। ये दोनों नहीं है। जॉन रॉल हम लोगों को पता है कि एक लिबरल थिंकर रहे हैं, जो मॉडर्न लिबरलिज्म का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया है। और लेवाई क्लाउड लेवाई स्ट्रॉस एक फेमस जो है कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, जिनको फादर ऑफ स्ट्रक्चरलिज्म माना जाता है। इस पे तो पूरी क्लास ली जा सकती है कि स्ट्रक्चरलिज्म क्या है। अभी आपने देखा एक क्वेश्चन में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी, स्ट्रक्चर वर्सेज एजेंसी, जिसको हम लोग इंडिया में डे टू डे कहते हैं ना, हमारा सिस्टम ही खराब है, हमारा एजुकेशन सिस्टम खराब है, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम खराब है। तो ये जो हम लोग बुराई करते पाते हैं कि सिस्टम में कसमसा गए हैं एंड ऑल, तो सिस्टम को आप स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। वैसे सोशल साइंस में स्ट्रक्चर जो होता है वो पैटर्न सोशल रिलेशन एंड बिहेवियर को दर्शाता है, जो सैकड़ों सालों में एक तरह का एक स्ट्रक्चर का रूप ले लेती है। उस तरीके से आप देखें तो मैरिज एक स्ट्रक्चर है, फैमिली एक स्ट्रक्चर है, रिलेशनशिप जो समाज में है वो एक स्ट्रक्चर है। जो सोशल स्ट्रक्चर जो बनती है, जिसमें कि हम अपने को पाते हैं, उसी तरीके से मछली पानी में पाती है, वैसे हमको जो हमारा कल्चर है वो भी स्ट्रक्चर का पार्ट बन जाता है। तो उन सब के थ्रू यदि स्ट्रक्चर के नजरिए से सोशल फिनोमेना को यदि हम देखते हैं तो स्ट्रक्चरलिज्म कहलाता है क्लाउड लेवी स्ट्रॉस, जिसको काटती है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, जिसको कि मिशेल फूको लेकर के आते हैं, जिसको पोस्ट मॉडर्निस्ट भी कह सकते हैं। सो सही आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 3 जो है केवल इसमें से पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर है। मैच करना एलिगोरी ऑफ केव प्लेटो, वी ऑल नो, एब्सोल्यूट सॉवरेनिटी, हॉब्स, जनरल विल, रूसो, और कॉन्सेंट थ्योरी जो है लॉक ने दिया था कि कॉन्सेंट ऑफ द गवर्नड। मैच कर लीजिएगा। मैकियावेली इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर, ये भी इनका गलत है, क्योंकि इसमें तीनों सही है। बिकॉज वो पहली बार सेकुलरिज्म की बात करते हैं, इथिक्स एंड रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग। पहली बार वो मॉडर्न नेशन स्टेट की बात करते हैं, फोररनर। एंड पहली बार जो है, पहली बार नहीं, वो पॉलिटिकल साइंस में स्पिरिट ऑफ रेनेसा, जो एक यूरोप की जो मॉडर्निज्म मॉडर्न जो एरा में करवट ले रहा यूरोप को, वो दर्शाते हैं पॉलिटिक्स में। तो ये तीनों के चलते वो फर्स्ट मॉडर्न थिंकर कहलाते हैं। अब यहाँ है कि मैकियावेली इज राइट फर्स्ट मॉडर्न थिंकर बिकॉज ऑफ, तो ये चूंकि 3 ऑप्शन इसके सही है केवल इसको छोड़ करके, तो मुश्किल है कि इसको कहना कि ये वैलिड क्वेश्चन है। सो आई थिंक इट्स रॉन्ग। सो डियर स्टूडेंट, इसके पहले कि मैं आपको थैंक्स बोलूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन दूँ, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या कट ऑफ जाएगा। मेरे अनुसार से कट ऑफ इसमें अब ये बताना बहुत मुश्किल इसलिए होता है कि मैं नहीं जानता कि कितने हजार स्टूडेंट इस एंट्रेंस टेस्ट को ले रहे हैं, उनकी तैयारी का लेवल क्या है, ऑल इस पे डिपेंड करता है। बट क्वेश्चन मेरे अनुसार से
इजी टू मॉडरेट है और इसमें कट ऑफ हाई जा सकता है, मे बी 70 के ऊपर विल बी ए गुड स्कोर। जिस जैसा क्वेश्चन है, यदि आपको 70 के ऊपर सही हो रहा है तो आप डेफिनेटली आप आशा करें कि आपको अच्छा रैंक आएगा, डिस्पाइट कि कितने लोग बैठे हैं और किस तरह की है। बट डोंट गो बाय दिस, जस्ट वेट एंड फॉरगेट। मैं हमेशा कहता हूं एक बार एग्जाम दे दीजिए, रिलैक्स कीजिए, डोंट बॉदर कि। और यस, जो मैंने कहा है कुछ कुछ में, यदि आपको लगता है कि सर इसका आंसर ये होना चाहिए तो जरूर कहिए, मैं थोड़ा बहुत टाइम मिला तो मैं देख लूंगा, या आपस में आप लोग खुद देख के डिस्कशन कर सकते हैं कमेंट में। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। यदि आपको ये पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लोगों को बताएं, पॉल साइंस हिल कम्युनिटी का दायरा बढ़ाएं, जिससे कि अभी 1,40,000 और 1,50,000 के बीच में सब्सक्राइबर, वो तेजी से 1,50,000 हो, थोड़ी वजन और बढ़ेगी। और यदि आप इंतजार कर रहे हैं CUET PG 2025 की कब बैच शुरू होगी, तो आपको बताना है कि ये 1 अक्टूबर 2024 शुरू होगी। यदि आप नेट JRF का दिसंबर बैच के लिए इंतजार कर रहे हैं तो मुझे भी पता नहीं है कब, क्योंकि अब इनका रीटेस्ट जब होगा तभी नया डेट निकलेगा, तब हम लोग डिसाइड करेंगे कब से वो बैच शुरू होगी, इसलिए मैं एक क्वेश्चन मार्क कर रहा हूँ। इस तरीके से आप मुझसे हमेशा मिल सकते हैं। ऑलवेज याद रखिए, POLSC हेल्प हर जगह केवल यही है। वेबसाइट paulsciencehelp.in है, ईमेल paulsciencehelp@gmail.com है, टेलीग्राम चैनल @paulsciencehelp है, और ट्विटर @paulsciencehelp है। सो इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मैं हमेशा कोशिश करता हूं आपके सवालों के जवाब देने का। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, हैव ए नाइस वीकेंड, बाय।